नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। जो है कल का वीडियो, ये एक जो आज का रहेगा वो शाम को आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ये वीडियो नहीं मिल पाया है। और हाँ, ये जो एक वीडियो डाल रहे हैं सर, उनका आप रिव्यू दे सकते हैं कि किस तरीके से वो क्या क्या चेंज लाए या आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज ये डेटा इफेक्ट एग्जाम्पल का हमारा जो वीडियो रहता है उसमें ये आज 4 तारीख का वीडियो है। तो ये आप देख लीजिए। देखिए, पहली न्यूज़ है इसमें। आज बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं, एग्जाम्पल हैं और डेटा आपको। और एक दो पेपर थर्ड के तो आपके एकदम कई टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो एकदम कंप्लीट हो जाएंगे आज। जिस तरीके से हम लोग उठाते हैं जो टॉपिक, उसे पूरा करते हैं। तो आज देखिए, ये एग्जाम्पल है आपका। देखिए, अक्षय पात्रा एक फाउंडेशन है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ये क्या है? एनजीओ है। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग क्या है। ये देखिए, ये जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है उसका पेपर 2 में ये आता है। गैर सरकारी संगठन ये सिलेबस में है। ये और किस किस में, और इसमें देखेंगे हम लोग इसके प्रमुख एनजीओ और इस उनके कार्य क्षेत्र। तो ये उदाहरण में डालने के लिए आपको मिलते हैं, तो वो आज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके। वैसे हमने एनजीओ पे वीडियो बना रखा है, इसी में इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर रखा है एनजीओ पूरा। ठीक है, तो इसमें नए नए एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है दूसरा इसमें साइबर अपराध के ऊपर। इसके साइबर अपराध के ऊपर है इसका साइबर अपराध का बढ़ता जाल, यानी साइबर अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस पे ये आर्टिकल है पूरा और बहुत अच्छा डेटा है आपको। ये सीधा सीधा टॉपिक में मिलता है। देखिए, पेपर 3 का टॉपिक है, यूनिट 15 में दिया है सब टॉपिक साइबर अपराध के आधार। सिलेबस भी देखेंगे हम लोग इसका। अब कहाँ दिया है ये बता तो दिया है आपको, सीधा है और कई हर बार क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है आपका, इसलिए आपको ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नया नया डेटा और पूरा टॉपिक ये हम फिनिश करेंगे। अभी अगला है, देखिए, ये बुजुर्ग आबादी के लिए है कि वो क्या क्या समस्याएं फेस कर रही है। तो उसके ऊपर आपको ये पूरा डेटा मिलने वाला है इस पे, और सरकारी प्रयास क्या क्या हो रहा है उस दिशा में वो भी देख लेंगे। देखिए, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस में आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में आएगा जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ये आपका सीधा सीधा टॉपिक है। तो देखिए, समाज में आपका बुजुर्ग वर्ग भी है जो अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है। ग्रामीण समाज पे पूछ लिया गया है और कई सारे एंगल को लेकर पूछ लिया गया है, लेकिन अभी इसको नहीं पूछा है। तो ये इससे भी संबंधित आपको बहुत सी चीज़ें सीधे मिलेंगी। अब देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको करना है। भारतीय समाज के बुजुर्ग लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्दों में ये आपको करना है मूल्यांकन इस पे। और बाकी सब कुछ इसको एडिटोरियल को खत्म होने के बाद आप सब समझ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सिलेबस आपका पेपर थर्ड में जो साइबर अपराध दिया है, इसमें देखिए 15वें टॉपिक में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं आपने देखा होगा। देखिए, ये है सीधा आज का टॉपिक कवर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के आधार कितने टाइप होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी आज इसमें देख लेंगे। और देखिए, ये अगला एक था मनी लॉन्ड्रिंग, इसे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है ना। और बाकी के जितने भी हैं वो हम धीमे धीमे जैसे ही करंट में रहेगा पूरा टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, शुरू करते हैं। इसमें पहला है देखिए बुजुर्ग आबादी के ऊपर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, आंकड़े देख लेते हैं इसके पहले क्या है। देखिए, भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान परिकल्पना रिपोर्ट आई है। इस नीति आयोग जारी करता है इस रिपोर्ट को। तो इसमें बोला गया है कि 2050 में भारत में हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग हो जाएगा। अब 2000 कब, 2050 में 1/4 आबादी आपकी बुजुर्ग हो जाएगी। ठीक है, और आर्थिक आवश्यकताओं हेतु 48%, कितने 48% बुजुर्ग पूरी तरह से संतानों पर निर्भर हैं। और मात्र 34% को ही सेवानिवृत्ति पेंशन मिलती है। और वहीं 60% बुजुर्ग ऐसे हैं जो पारिवारिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं इस समय। और 30% इनमें ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रताड़ना के बाद वो पारिवारिक हिंसा की शिकायत के लिए कानून व्यवस्था का सहारा ले रहे हैं। तो सोचिए कि कितना बुरा स्थिति है और वो क्यों है, इनके रीजन भी हम लोग आगे देखेंगे इसमें डिटेल में। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए तो 75% बुजुर्ग आबादी ऐसी है जो पारिवारिक हिंसा के शिकार है। और वहीं जीडीपी का मात्र सरकार कितना खर्च करती है इस पे, 0.73% खर्च हो रहा है, यानी बहुत कम है। तो इस आंकड़े को आप कहीं भी कोट करिए, ये जरूरी है। और 53% ऐसी आबादी है बुजुर्गों की जो अपनी बचत जमा राशि नियमित जो स्वास्थ्य खर्चे होते हैं उन पर व्यय करने को मजबूर हो गई है। अब कुछ एनसीआरबी का डेटा है वो देख लीजिए, ये भी डालने के लिए आपके लिए इसमें इतना डेटा दे दिया है कि आपको बुजुर्गों से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीआरबी का डेटा है कि 2022 में धोखाधड़ी, लूट और जालसाजी की घटनाओं में कितने 23.9% बुजुर्ग शिकार हुए हैं। और 2022 में ही ऐसे 1518 बुजुर्गों ने आत्महत्या कर ली है। और पिछले एक वर्ष में बुजुर्गों के साथ अपराधों में कितनी वृद्धि हुई है, 11.25% की। और वहीं देखिए, WHO कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले
16% भारतीय महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर क्या घृणित दुर्व्यवहार होता है। यानी कि सोचिए इतनी स्थिति खराब है बुजुर्गों के संबंध में, वो क्यों है, रीजंस हम सब लोग देखेंगे। अब देखिए आबादी कितनी है भारत में इस समय, वो 2011 की जनगणना के आधार पे कितनी है बुजुर्गों की आबादी, तो ऑलमोस्ट 13.8% आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से है भारत में। और ये 2036 तक कितनी होने की संभावना है, 36 तक 2000 कितनी हो जाएगी, ये 23% के लगभग ये आबादी आपकी पहुंच जाएगी। ये भी एक रिपोर्ट का ही डेटा है। तो ये आपका इनसे संबंधित डेटा हो गया। आगे देखते हैं। अब UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को की एक इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई थी 2023 के नाम से, जिसमें बताया गया था कि 2046 तक भारत की बुजुर्ग आबादी देश के बच्चों की आबादी के बराबर हो जाएगी। यानी बुजुर्ग आबादी इक्वल टू बच्चों की आबादी। अब क्यों हो जाएगी ऐसी, तो देखिए उसका रीज़न है कि बुजुर्ग आबादी निरंतर बढ़ रही है और बच्चों की आबादी घट रही है, क्योंकि TFR कितना, टोटल फर्टिलाइजेशन रेट कितना है, ये निरंतर घट रहा है। और वर्तमान में कितना, ये बताइए कमेंट करके आप, TFR कितना है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। और इसकी प्रतिस्थापन दर कितनी होती है वो बताइए। चलिए बता देते हैं, प्रतिस्थापन दर इसकी 2.1 होती है। अगर इतनी आ जाती है तो बोला जाता है कि अब जनसंख्या प्रतिस्थापित हो गई है, स्थिर हो गई है। ठीक है, अगला देखिए, बुजुर्ग आबादी की उपेक्षा के क्या कारण हैं वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये है देखिए, संयुक्त परिवारों का एकल परिवार में परिवर्तन। जैसे क्या होता है, बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे और ये सब अपने कोई व्यवसायों में हैं, और बाकी छोटे परिवार में सब अपने अपने, आजकल जो तकनीकी चल रही है उनके आधार पे लोग क्या कर रहे हैं कि अकेलेपन के ही शिकार हो रहे हैं, सिर्फ मोबाइल और उन्हीं में लगे हुए हैं। और देखिए ये अगला है, उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है, इससे भी बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जो सम्मान मिलता था पुराने समय में, हमारी सामाजिक जो हमारी मूल्य हैं वो, उनका पतन हो रहा है। और तकनीकी का बढ़ता प्रचलन, इससे क्या हो रहा है, एकाकीपन में वृद्धि और वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो भारतीय संस्कृति थी उस पर आघात हो रहा है। इस नेक्स्ट देखिए, सरकारों द्वारा उपयुक्त कदम नहीं उठाना इसके लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा सरकार कितना खर्चा कर रही है बजट का, 0.73%। तो अब बताइए कि कितना कम होता है एक बुजुर्ग आबादी के लिए, इतना, जो कि देश की कितनी 13.8% आबादी हो उसके लिए 0.73 बहुत कम हो जाता है। सरकारी प्रयास देखिए क्या क्या हुए हैं इस दिशा में। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई है, वृद्धजन पेंशन योजना है, राष्ट्रीय आवास योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना चलाई है सरकारी प्रयासों में। यूपी में कौन कौन सी हैं, तो योजना है सरकारी प्रयासों में, देखिए वृद्धजन पेंशन योजना यहाँ भी लागू है, यहाँ ये केंद्र वाली भी यूपी में लागू है। और मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश, वृद्धजन संभाल योजना और उत्तर प्रदेश वायद योजना या वृद्ध योजना। समाज कल्याण पेंशन योजना ये अगली है, तो ये यूपी की थी। तो ये आपका ये टॉपिक हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं, एनजीओ, जो उदाहरण था आपका पेपर 2 में, एनजीओ आपका सीधा सीधा ये लिखा हुआ, और वहीं पेपर 5 में भी देखेंगे आप इसको, एनजीओ को, वो उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ये अभी हाईलाइट रहा है, क्यों रहा है कि देखिए इसने 4 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है, कितने, 4 अरब, और UN में इसकी सराहना की गई है। और इसी ने क्या किया था, फरवरी 2019 में वृंदावन में भोजन परोसा था, तब इसने 3 अरब की उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन इसके हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए मधु पंडित दास है, हालांकि इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका काम जान लीजिए। और इससे क्या हुआ है कि खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने में ये योगदान दे रही है संस्था, और SDG लक्ष्य 2 की प्राप्ति में सहायक हो रही है। SDG लक्ष्य क्या है 2, तो शून्य भुखमरी। अब सारे SDG लक्ष्य जितने हैं वो सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये मेंस में और प्री में दोनों में ही पूछे जाते हैं। अन्य प्रमुख NGO देख लेते हैं जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए, इनके कार्य क्षेत्र भी देख लेते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए ग्रामीण विकास में ये NGO हैं, सेवा भारती, ग्रामीण स्वराज अभियान। शिक्षा में कौन कौन से NGO हैं, प्रयास है, बाल श्रम रहित भारत, और आओ पढ़ें, और एक और है ग्रामीण शिक्षा विकास समिति। कौन सा, ग्रामीण शिक्षा विकास समिति भी इसी में लगी हुई है। अगला है इसमें स्वास्थ्य से संबंधित कौन से NGO है, तो स्वास्थ्य जागरूकता और परिवार कल्याण समिति है, आरोग्य सेवा अभियान है। और पर्यावरण में कौन से लगे, वनवासी खिलाड़ियों का उद्धार और वन्य जंतु संरक्षण केंद्र, YDWC। अधिकार एवं न्याय के लिए जो NGO हैं कौन कौन से हैं, गणतंत्र बचाओ मंच और अजय भवन झांसी, ABJ। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूपी में कौन कौन सी हैं NGO जो कार्यरत हैं,
ग्रामीण विकास में कौन से हैं? देखिए ग्रामीण विकास में सीधा सीधा यूपी में पूछा गया है क्वेश्चन कि ग्रामीण विकास के में एनजीओ का योगदान बताइए। तो ग्रामीण विकास में ये एनजीओ है, इनको आपको सीधा कोट करना पड़ेगा कि जैसे ग्रामीण विकास समिति है आरडीआई, और प्रगति विकास संस्थान है पीडीआई, उत्थान संस्थान है, तो ये किसमें है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। शिक्षा में देखिए राज्य शिक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन रईस, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संस्थान, ये आपके शिक्षा में है। और यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन से कार्यरत हैं? तो स्वच्छ भारत अभियान है, यूपी स्वास्थ्य विकास परिषद है। और महिला सशक्तिकरण में देखिए कौन कौन से हैं? महिला एवं बाल विकास समिति, ये आपकी WWDID, ये आपकी इसमें है महिला सशक्तिकरण में। और एक और है, उसे देख लीजिए, महिला आर्थिक आजीविका विकास एवं शिक्षा के नाम से एक समिति है, ये एनजीओ है, वो भी इसी कार्य में है। अधिकार एवं न्याय से संबंधित यूपी में एनजीओ कार्यरत कौन से? आज़ाद फाउंडेशन है, यूनाइटेड बायोलेटर्स फाउंडेशन है ये। तो ये कुछ एनजीओ के एग्जाम्पल थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है ये, गैर सरकारी संगठन को परिभाषित कीजिए तथा भारत के विकास में उनकी भूमिका को स्पष्ट करें। 200 शब्दों में ये आपको लिखना है क्वेश्चन। आप लिख के भेज सकते हैं, ग्रुप का लिंक दिया है नीचे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला टॉपिक है साइबर अपराध। ये नया टॉपिक है, पेपर 3 में ये आपका पूछा ही जाता है हर साल। तो इस पर डेटा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। डेटा क्या है कि विश्व की 66.2% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है, वहीं भारत की कितनी है ऐसी? 52.4% आबादी है जो इंटरनेट का उपयोग कर रही है, और भारत इस मामले में सेकंड स्थान पे आता है इंटरनेट यूज़ में, ठीक है। अब अगला इसमें डेटा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है ये, कि NCRP जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, NCRP। और इसकी डेटा है कि इसने बताया गत वर्ष या पिछले वर्ष देश में प्रति लाख व्यक्ति पर औसतन 129 साइबर अपराध हुए। कितने मामले दर्ज हुए साइबर अपराध के? 129 पिछले वर्ष में प्रति 1 लाख पे, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना में सबसे अधिक साइबर अपराध हुए। और वहीं देख लीजिए 24% मामले ऐसे थे, 24% जो सेक्सटॉर्शन के लिए हुए थे मामले, जो अपराध हुए थे साइबर, ये सेक्सटॉर्शन के मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सब इसके बारे में अवेयर रहिए, क्योंकि आप लोग तो जागरूक हैं, जो समझ सकते हैं। जो भी फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं उनको रिसीव मत किया करिए, और किसी की भी बातों में ना आया करिए। 22% मामले ऐसे हैं जो ऑनलाइन बुलिंग के हैं, बुकिंग के, मतलब ऑनलाइन से जो बुकिंग कराते हैं आप, उससे संबंधित फ्रॉड केस हैं, वो साइबर अपराध से संबंधित है। 11% ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक क्लोनिंग से संबंधित हैं, और अगले 8% ऐसे मामले हैं जो एंड्रॉयड मॉलवेयर से संबंधित हैं। ये टेक्निकल शब्द है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये आप डालेंगे डेटा तो आपका आंसर बहुत शानदार लिखा जाएगा। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के मध्य साइबर ठगी के दर्ज मामलों में देखिए कितने 10,000 करोड़ से अधिक रुपए गंवा चुके हैं। कितने गंवाए? 10,000 करोड़। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा होता है ये, जिसमें से मात्र 10% की ही वापसी हुई है। टोटल है 10,319 है, लेकिन आप अप्रोक्स समझ लीजिए इसको, 10,000 करोड़ से अधिक पैसे गंवा चुके हैं लोग इतने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 तक। प्रतिदिन लगभग देखिए 5,000 लोग ऐसे हैं जो साइबर ठगी के से पीड़ित हो रहे हैं, और वो NCRP जो पोर्टल है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। कितने? 5,000 लगभग प्रतिदिन। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की असुरक्षा भी बढ़ रही है। 8 से 14 मार्च के बीच दिल्ली में देखिए 1.33 करोड़ का चूना लग चुका है। कितना? 1.33 करोड़ का, सिर्फ 8 से 14 मार्च के बीच में। और नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कोट है, आप डाल सकते हैं कहीं भी साइबर अपराध में आए। देखिए कितना प्यारा सा, मतलब इजी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा चिड़िया तो मस्त फंसना, लेकिन तब भी लोग जागरूक होने के बाद भी कितने फंस रहे हैं, जो कि सोचिए कितना बड़ा डेटा, 10,000 करोड़ से भी अधिक लोग गंवा चुके हैं। और इधर 8 से 14 मानी 7 दिन में ही 1.33 करोड़, ये मात्र और मात्र डेटा दिल्ली का है। तो सोचिए एक छोटी सी कहावत को लोग नहीं समझ पाते, समस्या हो जाती है, सिर्फ लालच। आगे चलते हैं, इसको आप कोट कर दीजिएगा कहीं भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आंसर को बढ़िया बनाती हैं। बेसिक्स चाहिए वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप रॉकेट साइंस से कुछ लगाएंगे जिससे कि आंसर कुछ अलग हो जाएगा। साइबर अपराध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे अपराध जो कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर व्यक्तिगत, व्यापारिक या सामाजिक नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, साइबर अपराध कहलाते हैं। ये प्रकार देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए कंप्यूटर हैकिंग है, वायरस और मेलवेयर है, ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें फिशिंग, जालसाजी, फ्रॉड इत्यादि देखने को मिलता है, ऑनलाइन जानकारी चोरी करना, और है इसमें ऑनलाइन धमकी और शून्य साइबर क्राइम। तो ये कुछ प्रकार थे। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, इनके कुछ उदाहरण देख लीजिए जो कि अब तक घटनाएं घटी हैं। जैसे रैंसमवेयर अकीरा, ये पिछली साल ही चर्चा में रहा था,
2023 में रैनसमवेयर अकीरा सर्ट इन ने इसके लिए चेतावनी जारी की थी। ये संस्था है जो इसके लिए कार्यरत रहती है। पेगासस स्पाईवेयर जो सार्वजनिक हस्तियों पर जासूसी का मामला आया था, ये काफ़ी चर्चा में रहा था भारत में। पेगासस स्पाईवेयर से कई राजनेताओं और लेखकों और कई न्यूज़ एंकरों के जो आपको पता होगा हैक हो गए थे फ़ोन वगैरह, तो उनकी सारी डेटा चोरी हो गया। और 2016 में देखिए 32 लाख डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हुआ था। तो कितना बड़ा आंकड़ा था डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो जाना 2016 में। और लीजन हैकर्स ग्रुप है ये, क्या नाम है, लीजन हैकर्स ग्रुप, भारत में ईमेल और ट्विटर खातों की हैकिंग इसने की थी। तो ये मामला चर्चा में रहा था। ये उदाहरण है कुछ, जैसे WannaCry रैनसमवेयर हमला, ये वायरस ही होते हैं, वायरस के प्रकार ही हैं। WannaCry नाम इनका रख दिया जाता है। तो WannaCry रैनसमवेयर हमला हुआ था, भारत के हजारों कंप्यूटरों का संचालन बाधित हो गया था, जिसके बाद फिरौती मांगी गई थी। और साथ साथ में एम्स पे भी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल के बीच में एम्स पे भी हमले हो चुके हैं इस तरीके के। तो वहाँ का स्वास्थ्य डेटा एकदम ब्लॉक हो जाता है, फिर उसे बहुत दिक्कत होती है, कई दिन ठप हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं हो पाता है। 2017 में देखिए पेटिया, क्या नाम है, पेटिया रैनसमवेयर हमला हुआ था 2017 में। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे ये हमला हुआ था 2017 में। तो ये भी रैनसमवेयर था पेटिया। ये WannaCry रैनसमवेयर था। ये पेगासस स्पाईवेयर था। इस तरीके के जो टेक्निकल वर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये आपको आंसर में डालने ही पड़ेंगे। सरकारी प्रयास क्या हो रहा है इस दिशा में, तो देखिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 बनाई गई है इसके लिए। इसकी नोडल एजेंसी है सर्टेन, जो इसके लिए लागू करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। IT एक्ट भी बनाए, IT एक्ट 2000 जो 2008 में संशोधन भी हुआ है इसमें। तो ये प्रयास हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम भी आए 2021 में। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 भी आई है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र NCCC ये भी कार्यरत है इसमें। साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाए गए हैं। और साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र तेलंगाना में ये स्थापित है। साइबर डोम परियोजना जो केरल पुलिस द्वारा चलाई गई है। और देखिए ये परियोजना सीधी साइबर डोम की 2021 के मेंस में आपसे पूछ ली गई थी। तो ये आपके लिए UPPCS का मेंस जो 2021 का था, ये सीधी योजना पूछी गई थी, साइबर डोम परियोजना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है। वैश्विक पहल देख लेते हैं, वैश्विक प्रयास क्या हुए। तो देखिए बुडापेस्ट कन्वेंशन है, क्या नाम है, बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है, हंगरी की। तो बुडापेस्ट में ये कन्वेंशन हुआ था इससे संबंधित, जो एकमात्र बहुपक्षीय संधि है। यहीं पे एक संधि हुई थी जैसे इस साइबर अपराध के लिए एकमात्र संधि है जो बहुपक्षीय है। और ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन भी आयोजित होता है इसके लिए। तो ये प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब इसमें प्रश्न देख लीजिए जो कि इंपोर्टेंट है, साइबर अपराधों के प्रकार बताइए तथा भारत में हुए प्रमुख साइबर हमलों का उल्लेख करते हुए सरकारी प्रयासों की समीक्षा करनी है आपको। ठीक है, तो ये आपको 200 शब्दों में लिख के भेज देना है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। और आप जो भी जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें आप भेज दीजिए, जिससे कि औरों को भी लाभ हो। फ्री इनिशिएटिव है और आपको हिंदी मीडियम में इससे बेटर कहीं कराया नहीं जा रहा है। आप चेक करिए पूरे यूट्यूब पे। तो ये आपके लिए, तो औरों के लिए भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।